प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने 1935 के अधिनियम की कुछ विशेषताओं की चर्चा की थी, जैसे कि भारत परिषद की समाप्ति, अखिल भारतीय संघ, गृह सरकार के नियंत्रण में कमी, केंद्र में द्वैध शासन, संघीय विधानमंडल की निर्बलता, विषयों का बंटवारा और संघीय न्यायालय। इससे आगे की विशेषताओं की चर्चा आज हम करते हैं। इसमें सबसे पहले लेंगे प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना। गोलमेज सम्मेलनों में मुस्लिम लीग ने मांग की थी कि प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी जाए ताकि मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों में वे स्वतंत्र और केंद्र के नियंत्रण से मुक्त होकर कार्य कर सकें। अतः 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतों को स्वायत्तता देनी थी, जबकि 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। राजनीति शास्त्र में प्रांतीय स्वायत्तता के साधारणतया दो अर्थ होते हैं: केंद्र के नियंत्रण में प्रांतों की स्वायत्तता तथा प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। इस पद्धति के अनुसार प्रांतों को एक नया संवैधानिक दर्जा दिया गया। प्रांतों को अपने आंतरिक मामलों में काफ़ी हद तक स्वतंत्रता दे दी गई। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। जो विषय प्रांतीय सूची में दिए गए उनके प्रशासन के संबंध में प्रांतों को स्वशासन दे दिया गया और केंद्रीय नियंत्रण को बहुत कम कर दिया गया। प्रांतीय शासन संचालन का भार मंत्रियों पर आ पड़ा, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई। वास्तव में प्रांतीय स्वायत्तता में गवर्नर को काफ़ी शक्तियाँ दी गई थी, इसलिए भारत के सभी राजनीतिक दलों ने इसे अस्वीकार कर दिया। किंतु जब इस अधिनियम को प्रांतों में 1 अप्रैल 1937 से लागू करने की घोषणा की गई, तब निर्वाचन में भाग लेने को सभी तैयार हो गए। चुनाव के बाद उस समय तक मंत्रिमंडल बनना व्यर्थ था, जब तक कि गवर्नर द्वारा यह आश्वासन न दिया जाए कि वह दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेगा और केवल संवैधानिक अध्यक्ष की भांति कार्य करेगा। जब गवर्नर से ऐसा आश्वासन प्राप्त हुआ, तभी कांग्रेस बहुमत वाले प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाने गए। प्रांतों में मंत्रिमंडलों ने अत्यंत ही प्रशंसनीय कार्य किए तथा गवर्नर ने भी उनके दैनिक प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन सितंबर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया और गवर्नर जनरल ने बिना मंत्रिमंडलों से परामर्श किए भारत को युद्ध में धकेल दिया, तब कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। ऐसे प्रांतों में गवर्नर ने समस्त प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। जुलाई 1937 से सितंबर 1939 तक प्रांतीय स्वायत्तता सफलतापूर्वक कार्य करती रही। इस अधिनियम की अगली विशेषता है संरक्षण और आरक्षण। प्रांतीय क्षेत्र में प्रांतीय स्वराज्य और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन दोनों पर ही अनेक सीमाएं तथा प्रतिबंध लगाए गए। गवर्नर जनरल और गवर्नरों पर विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए थे, जिनके लिए उन्हें विशेष शक्तियां तथा मंत्रियों के विरुद्ध स्वविवेक के कार्य करने की शक्ति दी गई थी। इन्हीं शक्तियों को संरक्षण एवं आरक्षण कहा जाता है। ये संरक्षण और आरक्षण अधिनियम के उतने ही महत्वपूर्ण अंग थे जितने कि संघ तथा भारतीय स्वराज्य की योजनाएं। इनके द्वारा एक ओर विधानमंडलों की शक्तियों पर अनेक सीमाएं लगी हुई थी, तो दूसरी ओर गवर्नर जनरल और गवर्नरों को मंत्रियों के परामर्श के विरुद्ध कार्य करने तथा उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने की विभिन्न शक्तियां प्रदान की गई थी। आपातकाल में आवश्यकता पड़ने पर तो संपूर्ण शासन की बागडोर कार्यपालिका के अध्यक्ष स्वयं अपने हाथ में
ले सकते थे। अगली विशेषता थी विधान मंडलों और मताधिकार का विस्तार। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार का विस्तार किया गया। प्रांतों के लिए 10% जनता को वोट देने का अधिकार दिया गया। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली यद्यपि देश और राष्ट्रवाद के लिए हानिकारक थी, परंतु फिर भी अंग्रेजों ने फूट उत्पन्न करके हुकूमत करने की नीति का पालन करते हुए इसका और अधिक विस्तार कर दिया। प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों के सदस्यों की संख्या में काफ़ी वृद्धि की गई। केंद्र में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 375 निर्धारित की गई, जबकि प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों को 2 सदनों वाला बनाया गया। कुछ लोगों का कहना है कि 1919 में 3% लोगों को मताधिकार दिया गया था, जबकि 1935 के अधिनियम में 13% लोगों को मताधिकार दिया गया। अगली विशेषता है इसकी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को कायम रखना। अंग्रेजों ने फूट उत्पन्न करके हुकूमत करने वाली नीति को पहले जैसा अपनाए रखा। इस उद्देश्य से न केवल सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को कायम रखा गया, बल्कि और अधिक विस्तार किया गया। हरिजनों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति अपनाई गई। मुसलमानों को केंद्रीय विधानमंडलों में ब्रिटिश भारत से 33% स्थान दिया गया, यद्यपि उनकी संख्या इस अनुपात में नहीं थी। ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियनों को पूर्ववत सांप्रदायिक चुनाव पद्धति द्वारा प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों का पुनर्गठन भी किया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के उपनिवेश विभाग के अधीन किया गया। बरार प्रांत को कानूनी दृष्टि से हैदराबाद के निजाम की सत्ता के अधीन रखा गया, किंतु प्रशासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग बना लिया गया और मध्य प्रांत तथा बरार एक गवर्नर का प्रांत बना दिया गया। इसके अतिरिक्त सिंध और उड़ीसा के 2 नवीन प्रांत बनाए गए और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम की अगली विशेषता यह थी कि एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई और जो इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में राजनीतिक एकता की कल्पना की गई। 1935 के अधिनियम की यह प्रमुख विशेषता थी कि इसके द्वारा भारत की राजनीतिक एकता की कल्पना की गई थी। इस कारण यह अधिनियम पुराने सभी अधिनियमों की अपेक्षा अधिक सुधारवादी और प्रगतिशील था। ये था 1935 का अधिनियम, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने 1919 के अधिनियम से थोड़ा आगे बढ़कर कार्य किया। अब देखेंगे कि क्या इस 1935 के अधिनियम से भारतीय संतुष्ट हो गए, क्या यह अधिनियम भारतीयों की आशाओं पर खरा उतरा या इसने भारतीयों की आशाओं को धो दिया। इसकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।